बहुत बड़ी समस्या है इनफर्टिलिटी को लेकर। इसके पीछे क्या कारण है? लेट मैरिज एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। फिर अल्कोहल और स्मोकिंग बहुत ज़्यादा हो गया है। लेट नाइट पार्टीज़ होती हैं। फर्टिलिटी का सबसे अच्छा जो टाइम होता है वो 20 से 30 साल के बीच में होता है। आजकल शादियां ही 30+ में हो रही हैं। किसी भी कपल को बच्चे नहीं हो रहे हैं तो महिला को ही उसका जिम्मेदार मानते हैं। नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका पॉडकास्ट वाला दोस्त। एक लंबा सफ़र तय मैंने किया है। मैंने टेलीविज़न से अपनी शुरुआत की, इसके बाद कुछ समय रेडियो के साथ गुजारा और अब आपके सामने पॉडकास्ट लेके आया हूं और बहुत ही प्यार मिल रहा है आपका द मिक्स बॉक्स को। तो आज मिक्स बॉक्स के इस एपिसोड में मेरे साथ हैं डॉक्टर पूजा रानी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है द मिक्स बॉक्स में। धन्यवाद मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। जी मैम। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए, समय निकालने के लिए। मैम, बहुत बड़ी समस्या है इनफर्टिलिटी को लेकर के, और जिस तरीके से ये पिछले 5-6 सालों में बढ़ा है, इसके पीछे क्या कारण है? इनफर्टिलिटी का समस्या तो बढ़ा ही है। इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट मैं जो बार बार रिपीट करती हूँ, लेट मैरिज। लेट मैरिज एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है। और कुछ लोग अगर शादी सही समय पे कर भी लेते हैं तो प्रेगनेंसी लेट प्लान करते हैं। बिल्कुल। आजकल लोगों को कंसेप्ट है कि पहले अपना करियर बनाना है, फिर अपना लाइफ एंजॉय करना है, बच्चे आ जाएंगे तो फिर एक लायबिलिटी हो जाएगी। तो इन सब की वजह से चीज़ें डिले होती चली जाती हैं। पहले गाड़ी हो जाए, फिर घर ले लें। हाँ। और इसके बाद फिर उसकी EMIs के चक्कर पड़ जाते हैं, तो फिर लगता है कि चलो ठीक है, हर चीज़ डिले होता जाता है। वर्किंग फैमिलीज हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग। हाँ, न्यूक्लियर फैमिलीज है, बच्चे को कौन देखेगा, दोनों वर्किंग हैं। तो सब कुछ सोचते समझते डिले होते जाता है। फिर उसके बाद आजकल जो लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस है, फिर अल्कोहल और स्मोकिंग बहुत ज़्यादा हो गया है। लेट नाइट पार्टीज़ होती हैं और इन सब चीज़ों की वजह से सब मिला जुला के, और थोड़ा मैं बोलूँगी कि थोड़ा अवेयरनेस भी हुआ है लोगों में। पहले अगर लोगों में बहुत सारे लोगों को बच्चे नहीं होते थे तो वो ऐसे ही अपनी ज़िंदगी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा का चक्कर करते करते गुजार देते थे। लेकिन अब वो डॉक्टर्स को कंसल्ट करने लगे हैं, तो इसकी रिपोर्टिंग अब ज़्यादा हो रही है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि इनफर्टिलिटी के केसेस अचानक से बहुत बढ़ गए, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ केसेस ज़रूर बढ़े हैं, लेकिन अवेयरनेस बढ़ा है और रिपोर्टिंग इसकी बढ़ गई है। रिपोर्टिंग इसकी बढ़ गई है। मैम, पहले तो जैसे बेबीज़ बहुत सारे होते थे, मतलब एक एक घरों में एक एक फैमिलीज़ के कम से कम मिनिमम 3-4 होते थे, 5 तक हमने देखे हैं। इवन अगर मैं अपने नाना नानी की बात करूं, दादा दादी की बात करूं, तो उनके 4-4 बच्चे, 2-2 लड़कियां, 3 लड़के, इस टाइप से होते थे। अब ये एक बच्चा या 2 बच्चे तक सिमट के रह गया है। बिल्कुल। तो इसमें क्या इनफर्टिलिटी ही एक रीज़न है कि एक ही या 2 ही बच्चे हो रहे हैं, या फिर ये एटमॉस्फेयर ऐसा है या माहौल ऐसा है? नहीं, अभी तो बाय चॉइस लोग सिंगल बच्चे रख रहे हैं जी। अभी भी ज़्यादातर लोग 2 बच्चे प्रेफर करते हैं, लेकिन 50% लोग ऐसे हैं जो बाय चॉइस अभी सिंगल बच्चे रख रहे हैं। और आने वाले समय में एक भी बच्चा नहीं रखने का ट्रेंड भी शुरू हो चुका है, और वो काफ़ी हद तक आएगा भी। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जिनको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी भी होती है कि एक बच्चा तो आराम से हो गया, लेकिन दूसरा होने में उनको दिक्कत हो रहा है, जिसके लिए वो या तो डॉक्टर से मिलते हैं, IVF का सहारा लेते हैं, या कुछ लोग एक बच्चे लेकर रह जाते हैं। मैम, एक सवाल है यहीं पर कि जैसे किसी की शादी होती है और 2-3 साल तक वो वेट करता है कि वो बच्चा ना हो, तो उसके लिए वो बहुत सारे दवाइयाँ लेते हैं, गर्भ निरोधक दवाइयाँ लेते हैं। क्या उसके कारण भी इनफर्टिलिटी होती है? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के कारण इनफर्टिलिटी नहीं होती है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आप अपना फर्टिलिटी पीरियड को आप डिले कर रहे हो। फर्टिलिटी का सबसे अच्छा जो टाइम होता है वो 20 से 30 साल के बीच में होता है। आजकल शादियां ही 30+ में हो रही हैं। उसके बाद आप जैसे भी है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेके या किसी भी वजह से उसको आप अनदर 3 to 4 ईयर्स आप उसको डिले कर देते हो, तो उसके बाद फिर कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है। लेकिन एज सच सिर्फ दवा खाने की वजह से आपका प्रॉब्लम हो, ऐसा नहीं होता है। मैम, आप संतति IVF की डायरेक्टर हैं, और
आपके यहाँ पे जितने अर्बन एरियाज से लोग आते हैं, लाइक झारखंड के कैपिटल में हैं आप, रांची में हैं, लेकिन बहुत दूर दराज से भी लोग आते होंगे आपके पास, तो क्या ये जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है सिर्फ अर्बन क्षेत्र के लोगों में दिखता है या फिर रूरल में भी ये दिख रहा है आपको? रूरल में लोग कुपोषण का शिकार हैं। वहाँ माल न्यूट्रिशन की वजह से उनको इनफर्टिलिटी है, इन्फेक्शन बहुत रहता है। ज़्यादातर महिलाएं जो रूरल एरिया से आती हैं उनको पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ या फिर अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो उनको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम रहती है। क्रोनिक इन्फेक्शन से वो ग्रसित रहती हैं। थोड़ा हाइजीन का समझ भी उनके अंदर कम रहता है और माल न्यूट्रिशन की वजह से वो इन्फेक्शन जो है वो बार बार, उनको एक बार दवा दीजिए वो ट्रीट हो जाता है, लेकिन फिर से वो इन्फेक्शन उनका आता रहता है, जिसकी वजह से वो और भी कमज़ोर हो जाती हैं। और अगर अर्बन प्लेसेस का देखा जाए तो वहाँ की अलग समस्या है। यहाँ पे लाइफस्टाइल, हाँ, यहाँ का लाइफस्टाइल है कि लेट नाइट पार्टीज़ हैं, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, जंक फूड है, बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, घर का खाना कम खाते हैं, पैक फूड जो है वो प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाते हैं। तो दोनों में अपनी अपनी परेशानियाँ में आज से पहले भी इनफर्टिलिटी को हमेशा महिलाओं से जोड़कर देखा जाता रहा है, तो पुरुष इसके लिए कितने % आपके केसेस में आपने स्टडी किया होगा? बिल्कुल बराबर के जिम्मेदार होते हैं, लेकिन हाँ अपना समाज ऐसा है कि अगर किसी भी कपल को बच्चे नहीं हो रहे हैं तो महिला को ही उसका जिम्मेदार मानते हैं और सिर्फ उसको ही ले जाके डॉक्टर के पास दिखाएंगे, उसका ही इलाज कराएंगे। कई बार हमने ऐसा देखा है कि एक लेडी आती है, उसका लैप्रोस्कोपी हो चुका है, हिस्ट्रोस्कोपी हो चुका है, अल्ट्रासाउंड हो चुका है, ट्यूब के टेस्ट, मतलब इतने सारे प्रोसीजर उस पर हो गए, सब कुछ नॉर्मल आने के बाद जब उसके हस्बैंड का टेस्ट हुआ तब पता चला कि हस्बैंड के शुक्राणु नील थे। तो मतलब परेशानी जो थी वो पुरुष में थी, लेकिन सारा इलाज उस बेचारी महिला का किया जा रहा था। तो अगर साइंस के भी हिसाब से हम देखें तो 30-40% केसेस में जो परेशानी है वो महिला में रहती है, 30-40% केसेस में पुरुष में रहती है, 10% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें महिला और पुरुष दोनों में कुछ ना कुछ परेशानी होती है और तकरीबन 10% अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के केसेस होते हैं जिसमें दोनों के रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बाद भी कंसीव नहीं हो पाता उसका कोई रीज़न पता नहीं चल रहा, उसका कोई रीज़न पता नहीं चलता है। जी मैम, अगर मान लीजिए मैम कि किसी कपल को शादी करनी है, क्योंकि आज के डेट में लव मैरिजेस होते हैं या फिर कपल्स एक दूसरे को पहले से जान गए होते हैं कि उनकी शादी होगी, आज नहीं 6 महीने साल भर बाद होगी, तो उनको किन तैयारियों को करना चाहिए? अगर वो प्रेगनेंसी के लिए जा रहे हैं या फिर शादी के लिए भी जा रहे हैं तो किन बातों का ध्यान शुरू से रख सकते हैं? एक तो अपना अगर उनको एज देख लेना चाहिए और आगे की कब उनको बेबी प्लान करना है या कब उनको शादी करनी है। अगर शादी डिले करके करना है तो उसमें कोई समस्या नहीं है, आजकल एग फ्रीजिंग का ऑप्शन अवेलेबल है, आप अपने एग्स को फ्रीज़ करा सकते हैं। तो अगर आपने उसे 28 या 29 ईयर्स की एज में फ्रीज़ कराया और आप बच्चे 35-40 ईयर्स में भी कर रहे हैं तो वो एग जो है वो 28 ईयर्स का ही होगा, मतलब वो यंग एज का एग है तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, उसका एम्ब्रियो अच्छा बनेगा। तो आप अपना जो फर्टिलिटी है उसको आप अपना सुरक्षित कर सकते हैं और आप आराम से अपना करियर बनाइए, जो भी करना है, घूमना है, सब करके, और अपना प्रेगनेंसी जो है वो आराम से 35 के बाद 40 के आसपास आप प्लान कर सकती हैं। ये सुविधा अभी आज के दिन में उपलब्ध है जिसका कपल दोनों मिल करके डिसीजन ले करके ये कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। मैम, कितने एज तक के पेशेंट्स को आईवीएफ के लिए वो जा सकते हैं? जो हमारा मैक्सिमम, हाँ, जो गाइडलाइंस है हमारा एआरटी रूल्स के हिसाब से गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया है उसमें एक महिला 50 साल की उम्र तक आईवीएफ करवा सकती है और पुरुष 55 इयर्स के एज तक। मतलब 50 महिला की एज होनी चाहिए और 55 पुरुषों की एज हो सकती है, तो वो आईवीएफ के लिए जा सकते हैं। हाँ, उससे ज़्यादा होने पे आईवीएफ उनको अलाउड नहीं है। स्पेशल केसेस में कुछ लोग कोर्ट पहुँचे हैं, जैसे जिनका बच्चा था, जवान बच्चे की मौत हो गई और बाय चांस उनका एज 56 इयर्स हो गया है तो आईवीएफ सेंटर्स उनको मना कर रहे हैं। तो वैसे केसेस में उन लोगों ने कोर्ट का सहारा लिया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पहुँचे तो कोर्ट ने उनके फेवर में डिसीजन दिया, लेकिन ये इंडिविजुअलाइज्ड केसेस में है। तो अगर आपकी एज ज़्यादा हो गई है लेकिन आपको है कि मुझे आईवीएफ कराना है तो आप वैसे केसेस में अपना पक्ष लेकर कोर्ट में जा सकते हैं और
जाना कोर्ट अगर आपके फेवर में डिसीजन देता है तो आपका आईवीएफ किया जा आईवीएफ सकता किया है। जा सकता है। मैम, आईवीएफ के साथ बहुत सारे मिथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आईवीएफ बेबी नॉर्मल नहीं होते, ये क्या सही मिथ है? ही है। हाँ। क्योंकि अभी के टाइम में 50 साल लगभग होने को आ रहा है आईवीएफ हुए हुए, जब फर्स्ट आईवीएफ हुआ था, और लाखों बच्चे जन्म ले चुके हैं और सारे बच्चे बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। आईवीएफ बच्चे और नॉर्मल कंसीव बच्चे में बस इतना ही डिफरेंस होता है कि इसमें एग और स्पर्म का जो मिलन है वो हमारे लैब के अंदर होता है, और बाकी की जो 9 महीने की प्रेगनेंसी है वो बिल्कुल नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह वो माँ के गर्भ में पलता है, बढ़ता है, वैसे ही जन्म होता है। इसलिए आईवीएफ के बच्चे में और नॉर्मल बच्चे में कोई भी अंतर नहीं होता। मैम, आईवीएफ और आईयूआई में क्या डिफरेंस है, या आईयूआई पहले तो बताइए होता क्या है? आईयूआई सिंपल प्रोसेस है। इसमें हम देखते हैं कि अगर महिला की बच्चेदानी अच्छी है, उसके दोनों ट्यूब्स खुले हुए हैं और उसके अंडे अच्छे बन रहे हैं, लेकिन परेशानी कहाँ है, उनके हस्बैंड के स्पर्म में, या तो उसकी काउंट कम है या उसकी मोटिलिटी, चलने की क्षमता कम है, तो वैसे केसेस में हम उनको आईयूआई सजेस्ट करते हैं। इस केस में क्या करते हैं आईयूआई में कि हम सीमेन को वॉश करके और ओव्यूलेशन के टाइम में, जब अंडे फूटने का टाइम होता है, उस वक्त महिला के बच्चेदानी में उस सीमेन को डाल देते हैं। बाकी अंदर वो सीमेन और एग जो है, स्पर्म और एग, वो खुद से मिलता है, खुद से भ्रूण बनता है, वो अंदर का प्रोसेस सब कुछ अपने आप ही होता है। तो इसमें बस थोड़ा सा हम उनको नॉर्मल से एक स्टेप हेल्प करते हैं। तो सक्सेस भी इसका 25% ही होता है मैक्सिमम केसेस में। तो लोग जिनको आईयूआई ट्राई करना रहता है, 2 से 3 बार उनको ट्राई करने के बाद सफलता मिलती है। मैम, आईवीएफ कितने साइकिल तक करा सकते हैं या कराना चाहिए? जैसे बहुत सारे कपल्स बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं, अलग अलग सेंटर्स भी जाते हैं, तो अगर एक नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स भी होना चाहिए, फिक्स होगा या कुछ इस तरह नहीं, का? आईवीएफ में ऐसा कुछ नंबर ऑफ साइकिल्स फिक्स नहीं है। लेकिन हाँ, आपका आईवीएफ क्यों फेल हो रहा है ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका अनएक्सप्लेन्ड इम्प्लांटेशन फेलियर है तो 1 बार 2 बार हो सकता है, वो n नंबर ऑफ टाइम्स के 8 बार 10 बार हो रहा है ऐसा नहीं होता है। तो उसके पहले कुछ एडवांस टेस्ट होते हैं जो हमें करना चाहिए। हालांकि इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप आईवीएफ कितनी बार भी कराएंगे तो आपके शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा उसका। लेकिन हाँ, फाइनेंशियल और जो आपकी मेंटल हेल्थ है उस पर असर पड़ेगा। बस लेकिन हाँ, कारण का अगर हम पता लगा लें तो 8-10 बार की ज़रूरत नहीं रहती है। 2 से 3 बार में 99.9% लोग कंसीव कर जाते हैं, अनटिल अनलेस की कोई मेजर प्रॉब्लम हो जिसमें आपका एंडोमेट्रियम बहुत ही ज़्यादा थिन है या आपके एग की क्वालिटी बहुत ख़राब है, तो उसमें डॉक्टर्स आपको पहले ही बता देते हैं कि आपके सक्सेस के चांसेस 20-30% हैं। तो वैसे केसेस में आपका टाइम लग सकता है। अगर सब कुछ अच्छा है तो 2 से 3 बार से ज़्यादा किसी में भी टाइम नहीं लगता। मैम, बहुत सारे कपल्स ऐसे केसेस भी आपके पास आए होंगे जिनकी प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जो सिजेरियन टेक्निक्स अपनाए जाते हैं, जैसे पुरुषों में नसबंदी की जाती है या इसमें लाइगेशन किया जाता है। तो क्या अगर किसी कपल ने प्रेगनेंसी रोकने के लिए वो ऑपरेशंस करा लिए हों उसके बाद भी आईवीएफ कर सकते हैं? आईवीएफ कर सकते हैं बिल्कुल। अगर किसी कपल का बच्चा है, 2 बच्चे हैं और वो लाइगेशन करा लिया है, नसबंदी या तो महिला ने करवा ली है या पुरुष ने करवा ली है कि हमारे बच्चे हैं और कंप्लीट हो गई फैमिली, किसी वजह से उनका बच्चा ख़राब हो जाता है या उनको अगर तीसरे बच्चे की भी ख्वाहिश भी होती है और वो चाहते हैं, कई बार लोग आते हैं कि हमारी नसबंदी खोल दी जाए, तो ये टेक्निक बहुत सक्सेसफुल नहीं होता है। हालांकि ये भी एक टेक्निक है जिसको हम रिकैनलाइजेशन बोलते हैं, जिसे ऑपरेशन करके फिर से ट्यूब को जोड़ा जाता है, लेकिन इसमें सक्सेस के चांसेस काफ़ी कम होते हैं कि आपका ट्यूब खुलेगा या नहीं खुलेगा, या अगर वो खुलता भी है तो वापस से बंद होने का खतरा रहता है। और कई बार उसके बाद अगर ट्यूब खुल गया तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांस, मतलब ट्यूब में ही बच्चा फंसने का चांस बढ़ जाता है। तो ये पहले टेक्निक किया जाता था जब आईवीएफ अवेलेबल नहीं था, लेकिन अभी उससे ज़्यादा सेफ़ ऑप्शन है आपके पास आईवीएफ, जिसमें कोई चीरफाड़, कोई ऑपरेशन नहीं है। तो अगर पुरुष की नसबंदी हो गई हो या महिला की नसबंदी हो गई हो तो वो आईवीएफ के माध्यम से अपने एग, अपने स्पर्म के द्वारा माता पिता बन सकते हैं। मैम, आपने बड़े बड़े सेंटर्स पे काम किया, इंदिरा आईवीएफ के लिए भी आप जुड़ी रहीं और लंबे समय तक उनको अपनी सेवाएं दी। संतति आईवीएफ खोलने के पीछे का क्या मकसद था?
क्या मोटिवेशन था? कॉरपोरेट हॉस्पिटल में जब आप काम करते हैं तो आपके कुछ लिमिटेशंस होते हैं। बिल्कुल। आपको उन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। संतति आईवीएफ खोलने का मेरा मकसद था कि मैं इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट दे सकूं लोगों को, अफोर्डेबल कॉस्ट पे दे सकूं, अपने ही स्टेट के लोगों के लिए कुछ मैं अच्छा काम करूं। थोड़ा चैरिटी वर्क भी मैं करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, जिससे हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से मैंने अपना संतति आईवीएफ सेंटर खोला है। मैम, हमारे आयुर्वेद में या फिर कई सारी कहानियों में, मैथोलॉजिकल कहानियों में ऐसा सुनने को मिलता है कि जैसे कौरव का ही किस्सा है कि 100 बच्चे हुए। हाँ। तो क्या आयुर्वेद आईवीएफ के लिए है, या आयुर्वेद में इसकी कोई चर्चा है आईवीएफ की? आयुर्वेद में मुझे नहीं लगता कि आईवीएफ हो सकता है, क्योंकि आईवीएफ के लिए आपको इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, लैब की ज़रूरत है जहाँ एग और स्पर्म मिलाना होगा। सिर्फ मेडिसिन्स खिला के आप आईवीएफ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जैसा कि महाभारत में हमने सुना है कि एक साथ 100 बच्चे हुए थे, कौरव कुछ मटके में रख करके और वो एक साथ हुए थे। तो हो सकता है मटका उस वक्त का, आज का जिसे हम इंक्यूबेटर कहते हैं, उसको उसमें मटका कहा गया है और एक साथ 100 एग्स को फर्टिलाइज करके डाला गया होगा। तो माइट बी पॉसिबल, क्योंकि 100 बच्चे नॉर्मली होना पॉसिबल नहीं है। तो अगर उस वक्त आईवीएफ टेक्निक से हुई होगी तो मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। बिल्कुल, ये मैथोलॉजी का है। और अब ये एक लेटेस्ट इन्वेंशन है मैम। ये कब शुरू हुआ, दुनिया में कब आया? 1978 में लुइस ब्राउन का जन्म हुआ लंदन में। तो वो फर्स्ट आईवीएफ बेबी है दुनिया की। लेकिन कहा जाता है साथ ही साथ हिंदुस्तान में भी इसकी शुरुआत हो गई थी। साथ ही साथ हिंदुस्तान में भी इसकी शुरुआत हुई और कई देशों में उसके बाद इसकी शुरुआत हुई। एक हमारे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन एक बंगाली डॉक्टर हैं, कहते हैं कि उन्होंने लुइस ब्राउन के भी पहले आईवीएफ किया था। लेकिन जैसा कि इंडिया में हमें बहुत प्रचार प्रसार करने की आदत नहीं है, तो वो हाईलाइट नहीं हो पाया। और जो फर्स्ट केस जो हाईलाइट हुआ, जो हिस्ट्री में कहा जाता है, वो लुइस ब्राउन का ही नाम है। मैम, आईवीएफ महंगा होता है, ये एक मिथ है या फिर ये रियलिटी है, या फिर अगर आप इसकी तुलना की जाए अन्य चीज़ों से तो कैसे इसको देखती हैं? और होता भी है तो क्यों महंगा होता है? आईवीएफ अगर आप मिला करके देखेंगे तो महंगा नहीं होता है। अगर आप एक नॉर्मल गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं कि हाँ मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, तो आपके कुछ टेस्ट लिखे जाते हैं। फिर आपका अल्ट्रासाउंड होगा, लैप्रोस्कोपी होगा, हिस्ट्रोस्कोपी होगा। ये धीरे धीरे करके अगर सब चीज़ों को जोड़ा जाए तो खर्च आपका मिला जुला कर उतना ही लगता है। हाँ, वो धीरे धीरे लगता है, साल भर में लगता है, 2 साल में लगता है, इसलिए शायद लोगों को वो सस्ता लगता होगा। और आईवीएफ में 1.5-2 महीने के अंदर लग जाता है, इसलिए उनको कॉस्टली लगता है। तो आईवीएफ कुछ साल पहले काफ़ी कॉस्टली था, 5 से 6 लाख रुपए लग जाते थे। लेकिन अब इंजेक्शन, बहुत सारी कंपनियां रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शंस बनाने लगी हैं और इंजेक्शन का कॉस्ट पहले से कम हुआ है। इंजेक्शन जो एग को ग्रोथ के लिए लगता है, उसी की वजह से इसका कॉस्ट है आईवीएफ का जो भी है। तो अभी के समय में 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में आईवीएफ हो जाता है। जो मैम आईवीएफ फेल होते हैं उसके पीछे क्या रीज़न है? मीन्स सारा कुछ तो सही है, आप सेलेक्ट करते ही हो, अच्छे एग सेलेक्ट करते हैं, एम्ब्रियो बनता है, उसके बावजूद भी क्या ये हमारे टेक्नीशियंस की गलती होती है, डॉक्टर की गलती है, या फिर पोस्ट आईवीएफ पेरेंट्स जो उनकी गलती है? हर पेशेंट का आईवीएफ का सक्सेस रेट वो अलग रहता है। वो पेशेंट डिपेंडेंट भी रहता है। आपकी एज क्या है, आपकी एग्स की क्वालिटी कैसी है, आपके हस्बैंड के स्पर्म की क्वालिटी कैसी है, आपकी यूट्रस का हेल्थ कैसा है, यूट्रस की लाइनिंग कैसी है। तो हर पेशेंट टू पेशेंट आपका सक्सेस रेट वैरी करता है। फिर उसके बाद कुछ हद तक डॉक्टर की एक्सपर्टीज़, आपके लैब का एम्ब्रियोलॉजी लैब का एनवायरनमेंट, एम्ब्रियोलॉजिस्ट की एक्सपर्टीज़, ये सब भी मायने रखती है। लेकिन अगर सब कुछ मिला लें कि सब कुछ परफेक्ट है, उसके बाद भी आईवीएफ का सक्सेस 100% नहीं होता है। कई बार कुछ रीज़न्स पता नहीं रहते हैं, जिसके लिए हमें और कुछ एडवांस टेस्ट करने पड़ते हैं। इसीलिए
आईवीएफ का सक्सेस 70 to 80% होता है, और इसमें किसी की गलती, कभी कभी किसी की भी कोई गलती नहीं रहती। पेशेंट का भी सब कुछ नॉर्मल है, डॉक्टर ने भी अपने तरफ से बेस्ट किया, उसके बाद भी इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो उनको सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट लेना पड़ता है। मैम फाइब्रॉयड या और भी जो बीमारियां हैं वो भी क्या आईवीएफ को डिस्टर्ब करती हैं, या फिर पहले आप लोग उसको रूल आउट करते जब हैं? हम इसके लोग बाद रूल आउट करते हैं, जब हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं तो ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी में फाइब्रॉइड, एडिनोमायोसिस, ओवरी में किसी भी तरह का सिस्ट है, ट्यूब्स में पानी भरा हुआ, ये सब कुछ हम लोग पहले ही रूल आउट कर लेते हैं। हर फाइब्रॉइड आपके प्रेगनेंसी को डिस्टर्ब नहीं करता, Okay. लेकिन फाइब्रॉइड अगर बच्चेदानी के कैविटी के अंदर है, जिसे हम सब म्यूकस फाइब्रॉइड बोलते हैं, या वो बच्चेदानी की लाइनिंग को पुश कर रहा है, तो वैसे केसेस में हम पहले फाइब्रॉइड ऑपरेट करके हटा देते हैं। लेकिन वैसे अगर फाइब्रॉइड छोटा है, बच्चेदानी में है, उसकी लाइनिंग को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो हम पेशेंट्स को बता ज़रूर देते हैं कि आपका फाइब्रॉइड है, लेकिन वो अभी आपके प्रेगनेंसी में कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा है, तो हम उसे नहीं हटाएंगे। तो हर फाइब्रॉइड का ऑपरेशन करने का ज़रूरत नहीं होता है, और फाइब्रॉइड की वजह से इनफर्टिलिटी हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ फाइब्रॉइड्स में ऐसा होता है तो वो अल्ट्रासाउंड से पता लग जाता है, और उसके बाद उसको ऑपरेट करके निकालना रहता है। मैम बहुत सारे केसेस सक्सेसफुल हुए होंगे, तो कोई ऐसा कोई यादगार लम्हा या यादगार पल जो कि पेरेंट्स ने गजब की खुशी दिखलाई या कुछ अजीबोगरीब हरकत की हो यहाँ पर? ऐसे तो बहुत सारे पेशेंट्स हैं, किन्हीं को 25 साल के बाद हो रहा है, तो उसका आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं कि वो उन्होंने सारे होप खो दिए थे। तो वैसे पेशेंट्स जब मेरे पैर पे गिर के या वो रोने लगते हैं, कई लोग मेरे से बड़े उम्र के भी मेरे पैर पे गिर के, मैंने कहा आप मेरा पैर मत छूइए, आप मेरे से उम्र में बड़े हैं, तो वो कहते हैं कि ठीक है, आप अपना पैर हटा लीजिए, आपने जहाँ पे पैर रखा मैं उस धरती को छूऊंगा। तो ये सब बहुत ही इमोशनल मोमेंट मेरे लिए कभी कभी हो जाता है, और ऐसे पल मुझे बहुत खुशी देते हैं कि चलो मैंने किसी का घर बसाया। कोई ऐसा किस्सा मैम जिसमें कि फैमिली बिखरने वाली हो, बेबी नहीं होने के कारण डिवोर्स का नौबत हो, या दूसरी ऐसे शादी? बहुत सारे केसेस होते हैं कि अगर इस साल इसका बच्चा नहीं हुआ तो हम इसकी शादी करा देंगे। तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि एक पेशेंट के लिए लड़की भी देख चुके थे, शादी तय हो चुकी थी, और साइड बाय साइड वो आईवीएफ करा रही थी, और उसका था कि अगर रिजल्ट नेगेटिव आया तो बस कल ही निकाह होना है उसका, और बस बाय चांस उसका पॉजिटिव आ गया, और वो बहुत खुश हुई कि उसके बेचारी की शादी बच गई। बिल्कुल, लेकिन ऐसे केसेस में मैम उसको तो फिर रहना भी नहीं चाहिए ना उसके साथ। ये तो औरत का चॉइस है, और जो औरत इंडिपेंडेंट नहीं है, कमा नहीं रही है, तो उसके साथ कई बार सामाजिक समस्या ऐसी होती है कि उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके रहना पड़ता है। क्योंकि अगर मान लीजिए एक बच्चे के लिए अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है, तो ये तो बड़ा ही दुखद है। ये ट्रस्ट या प्यार की तो कमी हो गई ना वहाँ। ट्रस्ट और प्यार की कमी है, और औरत इंडिपेंडेंट नहीं है, तो मैके जाने से अच्छा उसे लगता है कि जैसे भी है कॉम्प्रोमाइज़ करके हस्बैंड के साथ ही रहना है। तो ये उनका इंडिविजुअल चॉइस है, इसमें एज अ डॉक्टर मैं नहीं पढ़ती हूँ। अच्छा मैम, क्या इमोशनल अटैचमेंट या लव कई बार नहीं होता है तो उसके कारण भी इनफर्टिलिटी हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। मैकेनिकली तो ठीक है, फिजिकली अटैच्ड हैं, लेकिन कोई इमोशंस नहीं है एक दूसरे के लिए, या लव नहीं है, प्यार नहीं है, वो नहीं, तो उससे इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है। बॉडी एक्सेप्टेंस? हाँ, बॉडी एक्सेप्टेंस हो जाती है। हर किसी को लव एंड केयर की ज़रूरत होती है, मिलना भी चाहिए। कई बार लव और केयर नहीं मिलने की वजह से मिसकैरेज के रेट ज़्यादा होते हैं, बट बिल्कुल इनफर्टिलिटी हो ऐसा नहीं होता। मैम आईवीएफ से जब बेबी होते हैं तो बहुत सारे लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मीन्स सामाजिक रूप से उसका मजाक भी लोग बनाते हैं कि अच्छा आपको जुड़वा हुआ है तो 100% आईवीएफ होगा। क्या ये सच्चाई है?
नहीं, जुड़वा बच्चे नॉर्मली भी होते हैं, होते थे, लेकिन आईवीएफ की वजह से थोड़ा सा ट्विंस का रेट बढ़ गया है, क्योंकि इसमें कितने हम परसेंटेज चांसेस रहते हैं मैम? 40%, 30-40% चांसेस रहता है आईवीएफ में कि आपका ट्विन बेबी होगा, क्योंकि इसमें हम 2 एम्ब्रियो डालते हैं। ओके। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनका ट्विन हो जाए इसलिए, और हमारा 2 एम्ब्रियो डालने का रीज़न रहता है कि कम से कम इसमें से एक तो लग जाए तो सक्सेस रेट बढ़ जाए, एक सर्वाइव कर जाए। 2 डालने पे 100% लोगों का ट्विन नहीं होता है। ओके। लेकिन ऐसे केसेस जिनको पहले से बच्चे हैं या जिनके यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम है, तो या एज ज़्यादा है या बीपी है, शुगर है, तो वैसे केसेस में हम सिंगल एम्ब्रियो ही ट्रांसफ़र करते हैं। अदरवाइज़ अगर सब कुछ नॉर्मल है तो 2 एम्ब्रियो डाले जाते हैं, जिसकी वजह से ट्विन के केसेस आईवीएफ में ज़्यादा होते हैं। जिनको नहीं चाहिए वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, या ये नहीं है कि आपको आईवीएफ में ट्विन्स ही होगा, आप सिंगल बेबी ऑप्ट कर सकते हैं। ओके मैम। मैम, मेल इनफर्टिलिटी के बारे में आपने बताया कि 50-50 चांसेस होते हैं, तो क्या कभी कोई ऐसा मामला आया आपके पास कि महिला तो ठीक थी और लेकिन पुरुष ने दूसरी शादी भी कर ली बिना अपने जांच कराए हुए, और जब दूसरी वाइफ को भी बच्चा नहीं हुआ तब उसने जांच कराई तो पता लगा कि वो उसके शुक्राणु नील हैं। हाँ। तब फिर वो हमारे पास आईवीएफ कराने आया और दोनों वाइफ को लेके आया कि इन दोनों का कर दीजिए। तो इन दोनों वाइफ उनकी थी और वो दोनों उनकी प्रेग्नेंट हुई। बिल्कुल, ये तो पूरा का पूरा फिल्मी स्क्रिप्ट है मैम। बिल्कुल। तो ये देखिए, ऐसा नहीं है कि महिला में ही कमी होती है। हो सकता है कि अगर आप पुरुष हैं तो इनफर्टिलिटी का रीज़न आप भी हो सकते हैं, और बहुत हद तक केसेस भी मैम ने देखे हैं इस तरह के। इसीलिए अगर किसी को इनफर्टिलिटी है तो हस्बैंड वाइफ दोनों को साथ में क्लिनिक आना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए और दोनों को साथ में अपनी जांचें करानी चाहिए। शादी के पहले भी कुछ पुरुष या महिलाएं संपर्क करती हैं मैम इनफर्टिलिटी चेक कराने के लिए कि वो ठीक है? शादी के पहले मोस्टली लोग इनफर्टिलिटी चेक कराने नहीं आते हैं। अभी इतना अवेयरनेस अभी नहीं आया है। लेकिन मैम, जैसे कोई स्मोकिंग करता है या ड्रिंक करता है, तो क्या उनको आप क्या सलाह देनी चाहेंगी? कितने दिनों पहले अगर वो बेबी प्लान करना चाहते हैं तो कितने दिन पहले ये सब चीज़ छोड़ दें? स्मोकिंग ड्रिंकिंग छोड़ ही देना चाहिए, कुछ अच्छी चीज़ तो है नहीं, लेकिन अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो उस वक्त तो डेफिनेटली आपको 3 महीने पहले छोड़ देना चाहिए। 3 महीने पहले स्टॉप कर देना चाहिए। मैम, अभी भी बहुत सारी महिलाएं या कपल्स जो है ना, आईवीएफ को लेकर बहुत डरते हैं। लोग समझते हैं कि बहुत पेनफुल प्रोसेस है। क्या सच है? बिल्कुल ये मिथ है। आईवीएफ बिल्कुल भी बिल्कुल भी पेनफुल प्रोसेस नहीं है। इसमें कुछ इंजेक्शंस जो लगते हैं, लोग उससे डरते हैं कि 10 दिन 12 दिन इंजेक्शन लगेगा, वो पेनफुल होगा, मगर वो इंजेक्शन बिल्कुल इंसुलिन जो हम लेते हैं उसके निडल की तरह होता है, पेट में लगता है। अगर आप अपनी आंखें बंद किए रहेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि नर्स ने इंजेक्शन दिया या नहीं दिया, ये इतना पेनलेस होता है। तो इंजेक्शन बिल्कुल भी पेनलेस होता है। जब हम एग निकालते हैं तो वो एक पेनफुल प्रोसेस हो सकता है, लेकिन उस वक्त हम उनको एनेस्थीसिया देते हैं। 10 से 15 मिनट उनको हम बेहोश करते हैं ताकि उन्हें कोई पेन का एहसास ना हो, और जब वो उठती हैं तो आराम से चलते फिरते घर जाती हैं। तो कोई भी इसमें ऐसा प्रोसेस नहीं होता है जिसमें आपको ऑपरेशन की ज़रूरत हो या हॉस्पिटल में स्टे करने की ज़रूरत हो। आपको हर दिन हॉस्पिटल आना है, जाना है 10 से 12 दिन, जिसमें इंजेक्शंस लगते हैं और बीच में अल्ट्रासाउंड होता है। एग्स जिस दिन निकालते हैं उस दिन 3-4 घंटे लग सकते हैं आपको, क्योंकि एनेस्थीसिया के बाद हम रिकवर होने के लिए 2 घंटे उनको टाइम देते हैं। लेकिन हर दिन आप चलते फिरते घर जाएंगे, खाते पीते घर जाएंगे, और कोई भी चीरफाड़, किसी भी तरह का कोई ऑपरेटिव प्रोसीड्योर नहीं होता है। ये बिल्कुल एक पेनलेस प्रोसेस है। माइल्ड डिस्कम्फर्ट आपको हो सकता है एग रिट्रीवल के बाद 1-2 दिनों के लिए, अदरवाइज़ कोई भी वैसा पेनफुल नहीं है। मैम, आप सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल हैं। आपके जो पॉडकास्ट हैं बहुत सारे लोग देखते हैं, 2.5-3 लाख लोगों ने देखा है पिछली बार आपको इंस्टाग्राम पे। तो आपसे संपर्क करना कितना आसान है? आपसे मिलना कितना इजी है? मेरे से मिलना बिल्कुल आसान है। मैं
डेली संतति आईवीएफ में 9 से 5 अवेलेबल रहती हूँ और बिना अपॉइंटमेंट के भी जो वॉक इन आते हैं उनको भी मैं देखती हूँ, जो लोग प्रायर अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। सपोज़ कभी अगर मुझे कहीं जाना पड़ा, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, लोग दूर से आते हैं, तो बेहतर है कि अपॉइंटमेंट ले करके आएँ। अदरवाइज़ संडे को भी हमारा खुला रहता है ताकि जो लोग फ्री हैं संडे को, तो वो संडे को भी आ सकते हैं, उनको अपनी छुट्टियां बर्बाद नहीं करनी होंगी। तो हम 365 डेज़ ओपन हैं और 9 to 5 मोस्टली अवेलेबल हैं। और मैम आईवीएफ के लिए या फिर और भी बीमारियों के लिए संतति आईवीएफ हम आ सकते हैं। ये संतति आईवीएफ और आईवीएफ सेंटर से कैसे अलग है? क्या आप डिफरेंस देखती हैं, क्योंकि आपने दूसरी जगहों पर भी काम किया है? संतति आईवीएफ लिटिल हार्ट हॉस्पिटल का एक यूनिट है। तो यहाँ पे आईवीएफ सेक्टर जो है वो भले 5 साढ़े 5 में बंद हो जाता है, लेकिन लिटिल हार्ट हॉस्पिटल हमेशा खुला रहता है, जहाँ मैं वहाँ भी अपनी सेवा देती हूँ। तो अगर रात में भी किसी पेशेंट को परेशानी हो, आईवीएफ जो जितने भी आईवीएफ बाकी सेंटर्स हैं वो सब के सब शाम में 5-6 बजे बंद हो जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर से कांटेक्ट करना मुश्किल रहता है, लेकिन आप यहाँ पे लिटिल हार्ट में आ सकते हैं, जिसमें कि आपको 24/7 सर्विसेज मिलता है। यहाँ पे हर तरीके की सुविधा है। अगर आपका डिलीवरी करना है तो उसकी सुविधा है, अगर बच्चे को देखना है तो पीडियाट्रिशियन 24 आवर्स अवेलेबल रहते हैं। तो ये एक कम्प्लीटली मैं सेफ़ यूनिट मानती हूँ कि अगर आप संतति आईवीएफ आते हैं तो फ्रॉम कंसेप्शन टू डिलीवरी और आपके बच्चे की देखभाल सब कुछ आपको एक छत के नीचे मिलता है। सब कुछ आपको एक छत के नीचे मिलता है। और अगर मैम से आप संपर्क करना चाहते हैं तो ये स्क्रीन पर दिए नंबरों पर ज़रूर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैम, जैसे कि आपने बताया कि 24/7 आप अवेलेबल रहती हैं, रांची में रहती हैं। और रांची ही नहीं, आसपास के बहुत सारे जगहों से लोग यहाँ आते हैं। जनरली कहाँ से पेशेंट्स आपने देखे हैं मैम? हमारे पूरे झारखंड से तो रहते ही हैं, उसके अलावा हमारे जो बॉर्डर्स में है, बंगाल से लोग रहते हैं और कुछ लोग गढ़वा तो झारखंड में ही है, बनारस वगैरह से भी, यूपी से भी आते हैं। और अगर जो जान पहचान के लोग हैं तो वो बिहार के से आते हैं। तो इस तरह से हमारा बिहार, झारखंड, बंगाल और यूपी ये सब, ये 4-5 राज्य जो है हम लोग कवर करते हैं। जो पेरेंट्स सपना देख रहे हैं कि उनके बच्चे हों, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर 1 से 2 साल आपने ट्राई किया है नॉर्मली और आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो ज़्यादा डिले करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक अच्छे इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलिए, जहां आपकी जांचें होंगी। ज़रूरी नहीं है कि आपका आईवीएफ ही किया जाए, मेडिसिन से भी हम ट्राई करते हैं। अगर उससे नहीं होगा तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। सही कारण का पता लगा के सही इलाज किया जाएगा तो आपका माता पिता बनने का सपना ज़रूर पूरा होगा। तो ये थी डॉक्टर पूजा रानी, कंसल्टेंट आईवीएफ स्पेशलिस्ट, डायरेक्टर संतति आईवीएफ। और अगर आपको भी मैम से कोई सवाल पूछना है, मैम से मिलना है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल भेज सकते हैं, हम उनके जवाब देंगे और मैम से ज़रूर आपका कांटेक्ट कराएंगे। इसी तरीके से द मिक्स बॉक्स में तमाम ऐसे खूबसूरत चेहरे, खूबसूरत शख्सियत से मिलने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।